नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कृषि क्षेत्र में केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभाव पर वेबिनार में संबोधन। कहा, सिर्फ 6 वर्ष में कृषि बजट कई गुना बढ़ा। रूस की सेना यूक्रेन में घुसी। भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को तत्काल कम करने का किया आह्वान। भारत ने अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर किए जारी। उत्तराखंड बोर्ड से संबंधित स्कूलों की गृह परीक्षाएं 14 मार्च से 25 मार्च के बीच होंगी। परीक्षाओं में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश जारी। और वैज्ञानिक संचेतना को बढ़ाने के उद्देश्य से बागेश्वर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थियों के लिए विज्ञान कार्यशाला अलायंस फॉर साइंस का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 3 से 4 वर्ष में देश में 700 से अधिक कृषि स्टार्टअप तैयार हुए हैं। कृषि क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2022 के सकारात्मक प्रभाव के बारे में आयोजित वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने कृषि बजट में कई गुना बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री ने कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए बजट में प्रस्तावित 7 उपायों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कृषि क्षेत्र में ड्रोन का बढ़ता इस्तेमाल इस बदलाव का एक हिस्सा है। गंगा के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में नेचुरल फार्मिंग को मिशन मोड पर कराने का लक्ष्य है। उसमें हर्बल मेडिसिन पर भी बल दिया जा रहा है, फल फूल पर भी बल दिया जा रहा है। दूसरा, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में आधुनिक टेक्नोलॉजी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा, खाद्य तेल के इंपोर्ट को कम करने के लिए मिशन ऑयल पाम के साथ साथ तिलहन को जितना हम बल दे सकते हैं उसको सशक्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं और इस बजट में इसको बल दिया गया है। इसके अलावा चौथा लक्ष्य है कि खेती से जुड़े उत्पादों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पीएम गति शक्ति प्लान द्वारा लॉजिस्टिक की नई व्यवस्था बनाई जाएगी। बजट में 5वां समाधान दिया गया है कि एग्री वेस्ट मैनेजमेंट को अधिक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वेस्ट टू एनर्जी के उपायों से किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। छठा सॉल्यूशन है कि देश के 1.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस में रेगुलर बैंकों जैसी सुविधाएं मिलेगी ताकि किसानों को परेशानी ना हो। और 7वां ये कि एग्री रिसर्च और एजुकेशन से जुड़े सिलेबस में स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आज के आधुनिक समय के अनुसार बदलाव किया जाएगा। वेबिनार के दौरान प्रधानमंत्री ने उन उपायों पर चर्चा की जिससे बजट से कृषि क्षेत्र में योगदान होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ा सिंबल बनी है। इस योजना के अंतर्गत 11 करोड़ किसानों को लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के मुश्किल दौर में किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री ने पराली के प्रबंधन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए इस बजट में कुछ नए उपाय किए गए हैं जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी तथा किसानों की आय और अधिक बढ़ेगी। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र दोनबास में विशेष सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। रूस की सेना क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस गई है। आज सवेरे यूक्रेन के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गई। यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव तथा देश के अन्य क्षेत्रों में बड़े धमाके सुनाई दिए। राजधानी कीव में हवाई अड्डे के पास गोलीबारी की भी खबर है। टेलीविजन पर अपने संदेश में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस समर्थित विद्रोहियों का सामना कर रहे यूक्रेन के सैनिकों से समर्पण करने और अपने घरों
घरों को लौटने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर कब्जा करना रूस का मकसद नहीं है। वहीं पुतिन ने अन्य देशों को चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी रूस की कार्रवाई में दखल दिया तो उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उधर यूक्रेन ने कहा है कि पुतिन ने यूक्रेन पर पूरी क्षमता से हमला कर दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने शहरों पर हुए हमलों को युद्ध करार देते हुए कहा कि यूक्रेन अपनी रक्षा में जवाबी कार्रवाई करेगा और वो अपने प्रयास में सफल भी होगा। भारत यूक्रेन में तेजी से बदलती स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय विशेषकर विद्यार्थियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यूक्रेन में मौजूदा हालात को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष का टोल फ्री फोन नंबर है 1800-118-797। किसी भी सहायता के लिए विदेश मंत्रालय ने विभिन्न मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। इसके अलावा यूक्रेन में भारत की दूतावास ने 24 घंटे काम करने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन भी स्थापित किया है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास अभी पूरी तरह से काम कर रहा है। युद्ध की आशंका के बीच यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की वापसी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के एक एक नागरिक को सकुशल लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने का अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस संबंध में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से भी बात की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय की ओर से आश्वस्त किया गया है कि भारतीय छात्रों और नागरिकों को सकुशल वापस लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में मौजूद उत्तराखंड राज्य के नागरिकों की जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के कई छात्र यूक्रेन की राजधानी कीव, लिविव और खार्किव शहरों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हैं। उत्तराखंड बोर्ड से संबंधित स्कूलों में 6वीं से लेकर 11वीं तक की गृह परीक्षाओं में संशोधन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि 6वीं से 9वीं और 11वीं की कक्षाओं में गृह परीक्षाएं अब 14 मार्च से 25 मार्च के बीच होंगी। सभी जिलों में परीक्षाएं प्रदेश स्तर से तय कार्यक्रम के अनुसार होंगी। अब इसमें बदलाव संभव नहीं होगा। कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं पहली पाली में 9:30 से 12:30 और दूसरी पाली में दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच होंगी, जबकि अन्य कक्षाओं की परीक्षाएं पहली पाली में 9:30 से 12 बजे और दोपहर बाद 1:30 बजे से 3 बजे के बीच होंगी। परीक्षाओं में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वैज्ञानिक संचेतना को बढ़ाने के उद्देश्य से बागेश्वर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थियों के बीच अनुभव पर आधारित विज्ञान कार्यशाला अलायंस फॉर साइंस का आयोजन किया जा रहा है। अनुभव आधारित विज्ञान कार्यशाला में पहले दिन विज्ञान आधारित दीवार पत्रिका के निर्माण पर चर्चा की गई। वैज्ञानिक आशुतोष उपाध्याय ने बताया कि बच्चों के भाषाई विकास के लिए कक्षाओं में सृजनात्मक वातावरण बहुत जरूरी है। दीवार पत्रिका इस तरह के वातावरण का सृजन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि भाषा तभी विकसित हो सकती है जब विद्यार्थियों को अपने विचारों को लेखन और अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाएं। भी अनुभव के बिना नहीं सीखा जाता। अगर आप अनुभव नहीं करेंगे, आपने कहा कि ग्रहण कैसे लगता है, लेकिन आपको देखना भी जरूरी है। आपने कहा कि न्यूटन के नियम ये होते हैं, उसकी भाषा रट ली, लेकिन उसका अनुभव नहीं किया तो आपको समझ में नहीं आएंगे वो ढंग से। तो हम क्या करते हैं, हम इन बच्चों को जो भी आसपास उसकी सामग्री मिलती है, सस्ती या मुफ्त में जो सामग्री मिलती है, उससे वर्किंग मॉडल बनाना सिखाते हैं। यानी एक ऐसा साइंस का मॉडल जिसमें वो अवधारणा को आप साक्षात देख सकें। तो अपने हाथ से जब बच्चा कोई चीज़ बनाता है और उस अवधारणा को देखता है तो वो जो लर्निंग होती है उसके बाद रटने की जरूरत खत्म हो जाती है और पूरी जिंदगी उसे याद रहता है। तो हम में से कौन जानता है कि इन बच्चों में कोई आइंस्टाइन छुपा है, कोई डार्विन छुपा है और कोई सीवी रमन छुपा हुआ है और ये बड़ा वैज्ञानिक है। तो अगर ये चीज़ें हमारे रूटीन क्लासरूम टीचिंग का हिस्सा बन जाएं तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो हम डाइट प्राचार्य और विज्ञान समन्वयक डॉक्टर शैलेंद्र धपोला ने बताया कि कार्यशाला में 4 समूहों ने हमारी कल्पना, बाखली संवाद, स्वच्छंद उड़ान और अभिलाषा नाम से विज्ञान दीवार पत्रिकाओं का निर्माण किया। उस दीवार पत्रिका में उनको उनके अंदर की जो सृजनात्मकता है उसको व्यक्त करने का एक अच्छा माध्यम है। इसमें हमारे जो डीएलएड के ट्रेनीज हैं और कुछ स्कूलों के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसी दीवार पत्रिका को 28 फरवरी को अपने अपने संस्थानों में दिखाएंगे।
विज्ञान कार्यशाला में डाइट के प्रशिक्षु, डीएलएड शिक्षक सहित कई विद्यालयों के 45 छात्र छात्राएं और शिक्षक प्रतिभाग कर रहे हैं। डाइट के प्रशिक्षु डीएलएड शिक्षक इस कार्यशाला से बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इस कार्यशाला से बच्चों में सीखने की ललक बढ़ रही है। द्वार पत्रिका है, ये जो बच्चों की सृजनात्मकता एवं रचनात्मकता को बाहर निकालने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है, जिसमें बच्चे प्राथमिक स्तर से लेके हम देखें माध्यमिक स्तर तक के जो बच्चे हैं, इसमें अपने विचारों को एक खुली किताबों की तरह अपने विद्यालयों में इसे प्रकाशित कर सकते हैं। पौड़ी में जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग द्वारा आज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वन और वन संपदा को आग से बचाने के लिए सभी की सहभागिता पर जोर दिया गया। वहीं वन कर्मियों को संसाधनों से पूर्ण करने के लिए आपदा प्रबंधन से भी मदद मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि वनों की सुरक्षा के लिए संसाधनों की कमी नहीं होगी, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। 15 जून के बीच में जो फायर सीजन का अधिक प्रभाव दिखाई देता है, उसको रोकथाम के लिए जनपद स्तर पर फायर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है। फायर मैनेजमेंट प्लान के तहत वन विभाग के माध्यम से, पुलिस विभाग के माध्यम से और राजस्व विभाग के माध्यम से विभिन्न स्तर पर तैयारी की समीक्षा किया गया है। वन विभाग के माध्यम से हमने 260 क्रूज स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है और उसमें जो कार्मिक होगा उनका तैनाती भी निर्णय लिया हुआ है। 1546 व्यक्तियों को फायर वॉचर के रूप में तैनात किया जाएगा, जिसके लिए संबंधित विभाग द्वारा अपने विभाग से बजटरी डिमांड जो है कर लिया गया है। इसके साथ साथ में जो हमारे वन विभाग के कर्मचारी होंगे उनके लिए मैंने आपदा प्रबंधन मद से जो है उनके लिए शूज़, उसके बाद में ग्लव्स, उसके बाद में उनके जो औजार होते हैं उसके लिए फंडिंग करने का निर्णय लिया है। रात के समय में जहाँ जहाँ पे आग बुझाने के लिए टीम जाती है वहाँ पर अंधेरे से नज़र नहीं आता है, उसके लिए उनको टॉर्च और लाइट्स जो होती हैं बैटरी ऑपरेटेड वो भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया हुआ है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, इस वर्ष जहाँ जहाँ पे आग लगेगी उसको हम लोग शीघ्रता से बढ़ाएंगे। साथ में जो हमारे प्रभागीय वनाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि वनाग्नि सुरक्षा के लिए हमारी तैयारियां 15 दिसंबर से शुरू हो गई हैं। हमने वनों को बचाने के लिए विभागीय स्तर पर व्यापक बंदोबस्त किए हैं। साथ ही हम जन जागरण का कार्य भी कर रहे हैं ताकि आम आदमी की सहभागिता भी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि वनाग्नि रोकने के लिए फायर लाइन को साफ करने का कार्य सुचारू ढंग से किया जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष देखें तो हमारी तैयारी 15 दिसंबर से शुरू हो जाती है। 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक हम प्रिवेंटिव मेजर्स पर काम करते हैं और 15 फरवरी से 15 जून या जब तक बारिश नहीं हो जाती है तब तक हम रेमेडियल मेजर्स पर काम करते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स की जहाँ तक बात है तो उसमें हम ज़्यादातर ये तैयारी करते हैं कि जन जागरूकता बनी रहे और हमारे जंगल में जो बर्निंग मटेरियल है उस मटेरियल की या तो समाप्ति हो जाए या कम से कम रहे। जैसे चीड़ की पत्तियां हैं उनकी कंट्रोल बर्निंग कर देते हैं हम। रोड साइड पर कुछ पत्तियां या बर्निंग मटेरियल आ जाता है तो उसकी साफ सफाई कर देते हैं। फायर लाइन की सफाई करते हैं। क्रू स्टेशंस की तैयारी हम कर लेते हैं अपनी, जहां हमारा जो स्टाफ रहता है आग बुझाने वाला वो तैयारी कर लें। और रिपीटर सेट, बेस सेट, मोबाइल हैंड सेट, इन सब की तैयारी हमने प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत कर ली है। श्री केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मनोज गोयल ने यात्रा से संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को लेकर संबंधित व्यवस्थाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही यात्रा के सफल संचालन में सभी की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए आवश्यक तैयारियां समय से पहले सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी ने यात्रा प्रारंभ से पूर्व बाधित हुए मार्गों को माह मार्च में खुलवाने के निर्देश दिए और प्रतिदिन हो रहे की आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन विभाग को यात्रा रूट पर संचालित होने से पूर्व घोड़े खच्चरों का रजिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य परीक्षण और अनिवार्य रूप से बीमा करवाए जाने के लिए रोस्टरवार शिविर लगाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने यात्रा मार्ग पर आवश्यक सुविधाओं को सुचारू रखने में सभी विभागों को तालमेल बनाकर कार्य करने के भी निर्देश दिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह से आज राजभवन में पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। भूतपूर्व सैनिकों ने राज्यपाल को पिथौरागढ़ में सीएसडी कैंटीन के विस्तार, ईसीएचएस में चिकित्सकों की बहाली और राज्य सरकार की भर्तियों में पूर्व सैनिकों की हिस्सेदारी बढ़ाने संबंधित मुद्दों से अवगत कराया। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पिथौरागढ़ में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा युवाओं को सेना में भर्ती हेतु संचालित कोचिंग संस्थान एकलव्य डिफेंस एकेडमी जैसी पहल की प्रशंसा की। राज्यपाल ने कहा कि
कि राज्य के सभी जिलों में युवाओं के सेना में भर्ती हेतु सहायता के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। नेहरू युवा केंद्र रुद्रप्रयाग द्वारा सीमावर्ती गांव चंदरनगर में करियर मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला युवा अधिकारी राहुल डबराल ने युवाओं से भविष्य में करियर चुनने के बारे में विस्तार से चर्चा की और करियर के विकल्प बताए। साथ ही युवाओं के द्वारा किन किन क्षेत्रों में बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है उसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि वर्तमान में नेहरू युवा केंद्र द्वारा पूरे प्रदेश में ऐसे 26 कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को बेहतर करियर विकल्प चुनने के बारे में मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में डाले जा रहे पोस्टल बैलेट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी सौजन्या से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट को लेकर चुनाव आयोग को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। कि पोस्टल बैलेटों में भारतीय जनता पार्टी धांधली करती है, ये हमारा जो शक है वो जो वर्तमान में जो वीडियो वायरल हुआ है उससे ये सत्य साबित हुआ है। हमने चुनाव आयोग में आकर इस बात की मांग की है कि ये जो बैलेट से वोट देने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को तत्काल बंद किया जाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से वोटर, जो भी वोटर है, जो पोस्टल वोट का अधिकारी है, वो पोस्टल वोटर फिजिकली कहीं पर भी एक यूनिट पर आकर या अपने बेस कैंप पर आकर या जो सरकारी कर्मचारी हैं एक जगह पर आकर वो अपने वोट का प्रयोग करें और ट्रांसपेरेंट तरीके से ये हो, पारदर्शी उसमें तरीका अपनाया जाए। हमने मांग की है और उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग निश्चित रूप में हमारी बात का संज्ञान लेगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आंखें खोलने वाला है। क्या चल रहा है, बस लोकतंत्र का मजाक बन के रह गया है और ऐसा होना नहीं चाहिए। इसको तत्काल रोके जाने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इस पर निश्चित रूप में सकारात्मक संज्ञान लेगा। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि इस पूरे मामले में पिथौरागढ़ जनपद के जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि पोस्टल बैलेट के वायरल वीडियो में जिस आर्मी के जवानों का जिक्र किया जा रहा है उसकी भी पड़ताल हो रही है। जो पिथौरागढ़ आरओ से ये रिपोर्ट हुई थी कि ये वायरल हुआ था करके, उसके बाद जो वायरल हुआ था उसमें मैसेज में कोई पर्टिकुलर यूनिट का उन्होंने नाम दिया था, तो वहाँ का जो रेजिमेंट से उन्होंने पूछा तो वहाँ से ये रिस्पॉन्स आया तो उनसे कंसर्न नहीं है करके, संबंधित नहीं है करके वो रिपोर्ट उनको आरओ को आ गया था, जो उन्होंने हमें अभी तक दिया है। और कांग्रेस का जो डेलीगेशन अभी आए थे, उन्होंने जो पोस्टल बैलेट 80+ और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का उनका भी पूरा प्रक्रिया पूछा और उसमें भी उन्होंने ये पूछा है कि से सपोज किसी ने वोट नहीं दर्ज किया, मतलब पोस्टल बैलेट उनको वोट अलॉट हुआ है, उसके बाद वो होम टू होम जब जाते हैं उन्होंने अपना राइट टू वोट को एक्सरसाइज नहीं किया, तो उसमें क्या प्रक्रिया होता है। तो उसमें ये प्रक्रिया होता है कि पूरा जो वोटिंग का जो शेड्यूल है पर्सनल, हर 80+ और PWD का जो वोटिंग का शेड्यूल है वो हम कैंडिडेट से शेयर करते हैं। उसके बाद से सपोज वो अपना कोई एजेंट को उन साथ में भेजना चाहें तो वहाँ पे वो भेज सकते हैं। उसके बाद कोई वोट वहाँ पे करने से वो नहीं पाए जाते हैं, दोबारा हम जाने के बाद भी वो नहीं पाए जाते हैं, या वो वोट करने से रिफ्यूज करते हैं तो वो वहाँ पे दर्ज करके पर पूरा वीडियोग्राफी हम उसका रख लेते हैं। ये तो हो गया 80+ और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कृषि क्षेत्र में केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभाव पर वेबिनार में संबोधन। कहा, सिर्फ 6 वर्ष में कृषि बजट कई गुना बढ़ा। रूस की सेना यूक्रेन में घुसी। भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को तत्काल कम करने का किया आह्वान। भारत ने अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर किए जारी। उत्तराखंड बोर्ड से संबंधित स्कूलों की गृह परीक्षाएं 14 मार्च से 25 मार्च के बीच होंगी। परीक्षाओं में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश जारी। और वैज्ञानिक संचेतना को बढ़ाने के उद्देश्य से बागेश्वर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थियों के लिए विज्ञान कार्यशाला अलायंस फॉर साइंस का आयोजन।
प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं करा है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।